हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र क्या होता है? सांस लेने और छोड़ने वाली जो क्रिया होती है इसके बारे में आप समझते हैं। श्वसन तंत्र यानी इसमें सिस्टम लगा हुआ है, तो इसके बहुत सारे अंगों के बारे में आपको पढ़ना है। आप समझते हैं कि श्वसन की क्रिया कैसे होती है। इसमें ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसे ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। श्वसन के दौरान ही हमें ऊर्जा मिलती है और सांस लेने से ही शरीर में ऊष्मा भी बनी रहती है। देखिए, ऊष्मा बने रहने के दो कारण हैं, एक तो श्वसन हो गया और दूसरा रक्त का परिसंचरण। जब तक हम सांस लेंगे तब तक उस शरीर में ऊष्मा बना रहेगा, शरीर गर्म रहेगा। और जब तक हम सांस लेंगे और जब तक ब्लड दौड़ेगा, शरीर में खून दौड़ेगा, तब तक शरीर गर्म रहेगा। और जब मर जाएंगे, सांस बंद हो जाएगा और खून का दौड़ना रुक जाएगा तो शरीर ठंडा हो जाएगा। समझ में आया? आप समझते हैं कि श्वसन अंग क्या है। श्वसन के इतने अंग है। और मनुष्य क्या है? स्तनधारी है। स्तनधारी किसे कहते हैं? जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है वो स्तनधारी है। जैसे में मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब हो गया, गाय भैंस, ये सब हो गया, है ना। तो स्तनधारी। अब देखिए, सांस कैसे लेते हैं। हम लोग बच्चे थे ना, तो सोचते थे कि हम लोग नाक से सांस लेते, और नाक बंद कर दिए, मुंह से सांस ले रहे। तो देखिए, एक्चुअली मेरा नाक है न मुंह है, न हम नाक से सांस लेते हैं न मुंह से सांस लेते हैं। एक्चुअली हम लोग फेफड़ा से सांस लेते हैं। तो ये क्या है? ये एक रास्ता है, इससे सांस नहीं लेता है, सांस लेते हैं फेफड़ा से सांस लेते हैं। तो स्तनधारी जो होता है वो लंग्स यानी कि फेफड़ा से सांस लेता है। ठीक है, समझ में आए? अब जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो ट्रैकिया, श्वसन नली से, श्वास नली से सांस लेता है, ट्रैकिया से सांस ले, सीधे ट्रैकिया से सांस ले लेता है। और जो जलीय जीव है, जलीय जीव जैसे में मछली हो गया, तो मछली क्या होता है? गिल्स से सांस लेता है, गिल्स से। इंग्लिश में गिल्स कहते हैं, हिंदी में क्लोम कहते हैं और उर्दू में गलफर कहते हैं, गलफरा कहते हैं। तो यहाँ जो होता है ना, इससे वो लोग सांस लेता है, गलफरा से। यहाँ जो रहता है उससे वो लोग सांस लेता है, जलीय जीव। जो जलीय जीव होता है, मछली वगैरह। अब देखिए, मेंढक जो होता है वो भूमि पर रहेगा, भूमि पर, जमीन पर रहेगा या जल में रहेगा, पानी में रहेगा, तो वो क्या लेगा? फेफड़ा से सांस लेता है। और जब वो भूमिगत यानी कि जमीन के भीतर रहेगा, तो जमीन के भीतर रहता है तो वो त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, त्वचा से। और जब देखिएगा, जो छोटा छोटा जो मेंढक रहेगा वो पानी में रहता था, तो उसको हम लोग बच्चे थे तो उठा के ले आते थे। तो वो सब ना, जो मेंढक होता है, बच्चा रहता है तो मछली जैसा रहता है, और बड़ा हो जाता है तो मेंढक बन जाता है। ठीक है, तो वो जब मछली रहता है ना, मेंढक जब छोटा रहता है तो उसको कहते हैं टेडपोल। तो टेडपोल रहता है तो गिल्स से सांस लेता है। इतना समझ में आया? आप समझते हैं कि श्वासोच्छ्वास क्या है? श्वासोच्छ्वास, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेना, अंदर लेना और बाहर छोड़ना। अंदर लेना को कहते हैं निःश्वसन और बाहर छोड़ना को निःश्वसन। इसमें दो बिंदु डाल देना है। अंदर लेना निःश्वसन, बाहर छोड़ना निःश्वसन। अंदर लिए तो इनपायरेशन और बाहर लिए तो एक्सपायरेशन। इसमें इंग्लिश वाले को ज़्यादा दिक्कत होती है। अंदर लेना, अंदर लिए निःश्वसन और बाहर छोड़ना निःश्वसन। तो अंदर लिए तो इनपायरेशन और बाहर छोड़े तो एक्सपायरेशन। अब देखिए, अंदर लिए तो अंदर कितना सांस लिए ये एग्जाम में नहीं पूछता है, बाहर कितना छोड़े ये पूछता है। तो अंदर कितना लिए, तो हवा में देखिए, जितना हवा में रहेगा गैस उतना ही ना सांस लेंगे, जितना रहेगा उतना ही ना सांस लेंगे। अब देखिए, लेते कितना है? नाइट्रोजन लेते हैं 78%, 78% नाइट्रोजन लेते हैं। और छोड़ते कितना है? 78। जितना आया उतना गया। ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21%, 21% ऑक्सीजन लेते हैं। और छोड़ते कितना है? 17। इसमें 4% का हेर फेर है, तो याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए? 0.0%। छोड़े कितना? 4%। देखिए, फिर से सुनिए, नाइट्रोजन कितना लिए? 78। गया कितना? 78। ऑक्सीजन कितना लिए? 21। 4% का हेर फेर है तो 17।
4 देखिए, 4 दिमाग में याद रखिए, 4% का हेरफेर है। हाँ, नाइट्रोजन कितना आया 78, छोड़े कितना 78। ऑक्सीजन कितना लिए 21, छोड़े कितना 17। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितना आया 0.03%, छोड़े कितना 4। हालांकि ये 4.6 होता है, तो आप 4 ही याद रखिएगा। तो ये जितना आया वो उतना गया। इसमें 4% का हेरफेर याद रखना है। समझ में आया? आप समझते हैं श्वसन मार्ग क्या है। हवा जिस मार्ग से जाती है वह श्वसन मार्ग है। ये श्वसन मार्ग के 10 स्टेप हैं, इसको समझते हैं। पहला है नासा छिद्र। नासा छिद्र में देखिए, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो इसमें देखिएगा छोटा छोटा बाल होगा, ठीक है। छोटा छोटा जो बाल होगा वो जिस हवा के दौरान जब हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें जो भी गंदगियाँ होती है नाक चिपका लेता है। और दूसरा है नासा कपाट। तो यहाँ पे मारिएगा तो बहुत चोट लगेगा। ये है नासा छिद्र, नासा कपाट। तो इसमें उंगली डालिएगा तो इसमें चिपचिपा रहेगा, ना कि आपको सर्दी हुआ रहेगा। सर्दी नहीं हुआ, इसमें चिपचिपा, जिसे म्यूकस कहते हैं। तो नासा कपाट। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जो भी गंदगियाँ होती हैं, जिसको छोटे छोटे बाल नहीं चिपका पाते हैं, उसको नासा कपाट में जाकर चिपक जाता है और वो 1 सप्ताह के बाद मोटा हो जाता है। तो उसको आप खखोर के निकाल देते हैं, बोलते हैं कि ये नकटी है ना। तो ये समझ में। तो नासा छिद्र, नासा कपाट। उसके बाद फेरिंग्स जिसे कहते हैं ग्रसनी, ग्रासनली नहीं, ग्रसनी। तो फेरिंग्स जो है इसे कहते हैं हल्लक कहते हैं। तो आप हल्लक ऐसा है जिसमें खाना भी जाता है और हवा भी जाता है। तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स। इसे लैरिंग्स स्वतंत्र, लैरिंग्स जो होता है इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसको दबा दीजिए तो आवाज़ नहीं निकलेगा, है ना। तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स याद हो गया। उसके बाद ट्रैकिया। यहाँ पर ट्रैकिया है। अब देखिए ट्रैकिया यहाँ समझते हैं। ट्रैकिया है और ट्रैकिया जो है यहाँ पर एक सी शेप का कार्टिलेज होता है और ये सी शेप का कार्टिलेज जो होता है दोनों हड्डियों को जोड़ के रखता है। क्यों ये कार्टिलेज होता है? इसलिए होता है कि जब हवा और खाना नहीं रहेगा, जब इसमें हवा नहीं रहेगा तो ये दोनों हड्डियाँ नहीं चिपके, इसलिए ये सी शेप का एक कार्टिलेज होता है। ये एक बहुत मांस का ही हड्डी होता है, ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। तो ये हड्डी होता है और ये दोनों को पकड़ के रखता है। तो ये हो गया ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बाद होता है ये हड्डी 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक इधर चल गया, एक इधर चल गया। तो एक इधर आया, एक इधर आया, तो इसे कहते हैं ब्रोंकाइल हो गया। और इधर आया तो ब्रोंकाइल और इधर बट गया तो ब्रोंकियोलिस। देखिए समझिए, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स। उसके बाद हो गया ट्रैकिया। यहाँ पर ट्रैकिया हो गया और 2 भागों में बट गया तो ब्रोंकाइल और ये इसमें भी आगे बट गया तो ब्रोंकियोलिस। और ये जो ब्रोंकियोलिस है इसके मुंह पर जो होता है गुच्छा के समान होता है, इस गुच्छा को कहते हैं एल्वेली कहते हैं। तो इसे कहते हैं वायु कोष्ठक। और ये वायु कोष्ठक यहाँ पर होता है ब्लड, और ये ब्लड ले जाता है, हवा को ले जाता है कोशिका में ले जाता है और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है और वहाँ से ग्लूकोज बनता है ना। तो समझ में आया? अब देखिए फिर से 2 के पार्ट में। नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाइल, ब्रोंकियोलिस, एल्वेली। अब देखिए, अब ये समझते हैं, देखिए ये जो है ये फेफड़ा है। फेफड़ा जो इस बना होता है, ये जो ऊपर का जो है इसको कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, ये कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। और ये जो होता है, देखिए जो मेनली जो होता है कोरोना जो होता है वो इस पे ही अटैक करता है, इस पे अटैक कर देता है। जितने ये है ना एल्वेली है, इसको ही पूरा भर देता है, पूरा कोरोना आके इसमें भर देता है, जिससे सांस नहीं ले पाते।
रह जाते हैं, तो सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए आदमी मर जाता है। तो मेनली इसी को अटैक करता है, फेफड़ा को अटैक करता है। आप समझते हैं कि सांस लेने में सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है? सांस लेने में सबसे ज़्यादा मदद करता है डायफ्राम। डायफ्राम ही सांस लेने में मदद करता है और छोड़ने में मदद करता है, क्योंकि फेफड़ा के पास उतनी ज़्यादा शक्ति नहीं होती कि सांस को वो ले और छोड़े, इतनी शक्ति नहीं होती है। तो सांस कैसे लेते हैं? जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे चला आता है, सीधा हो जाता है, तो फिर सांस ले लेते हैं। और जब छोड़ना रहता है तो डायफ्राम फेफड़ा को धक्का देता है, तब सांस छोड़ते हैं। ऐसे सांस नहीं लेते हैं। तो सांस लेने और छोड़ने में मदद कौन करता है? डायफ्राम मदद करता है। फेफड़ा उसके पास उतना शक्ति नहीं होता है कि वो सांस को ले और छोड़े। तो आप देखिए कभी कभी कि किसी किसी को एक्सीडेंट होता होगा, एक्सीडेंट होता है ना, उसका पैर टूटा, ना हाथ टूटा, ना सिर फूटा, कुछ नहीं हुआ, और वो मर भी गया। क्यों मर जाता है? डायफ्राम के टूटने की वजह से वो मर जाता है। तो डायफ्राम बहुत नाजुक होता है और वो मांस का बना होता है, ये बहुत कमज़ोर होता है। तो सांस को लेने में और छोड़ने में मदद करता है डायफ्राम। फेफड़ा के पास उतनी शक्ति नहीं है कि वो सांस ले और छोड़े। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा, तो जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे चला आता है, तो जब प्रेग्नेंट महिला रहती है तो वो कैसे सांस लेती है? उसके पास तो जगह ही नहीं रहता है नीचे जाने का। तो देखिए, प्रेग्नेंट जो महिला होती है वो सांस लेती है रिब्स से, पसलियाँ से सांस लेती है, दोनों तरफ जो पसलियाँ हैं उससे वो सांस लेती है। तो अगर उस महिला का अगर पसलियाँ टूट जाए तो वो फिर मर जाएगी, इसलिए वो पसलियाँ से सांस लेती है। तो डायफ्राम मदद करता है। अब समझते हैं कि हिचकी क्यों आती है। तो हिचकी क्यों आती है? देखिए, ये फेरिंग्स जो होता है, जब हम खाना खाते हैं, ये है इपोग्लोस, ये है इपोग्लोटिक्स, ठीक है, इपोग्लोटिक्स है, और ये है एयर, इसमें हवा जाता है, और ये है फूड, इसमें खाना जाता है। ये खाना का नली है और ये हवा का नली है, तो ये है इपोग्लोटिक्स। तो जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते हैं तो ये इपोग्लोटिस है, ये चौराहे पर पुलिस का काम करता है। देखता है खाना आ रहा है, तो खाना आ रहा है तो ये हवा वाला जो नली है इसको बंद कर देता है, इसको बंद कर देता है, आराम से खाना इधर चला आता है, ठीक है। तो हम ये थोड़ी सोचते हैं कि अच्छा खाना खा रहे हैं, बंद करो हवा वाला बंद करो, और खाना इधर चल गया, खाना चला है। ऐसा नहीं करते हैं। जब खाना खाते हैं ना, तो ये इपोग्लोटिस सीधा बंद कर देता है, हवा वाले नली को बंद कर देता है, इधर घूम जाता है। और जब खाना खा लेते हैं, खाना अंदर चल जाता है, उसके बाद जब सांस लेते हैं तो इधर घूम जाता है, फिर इधर घूम जाता है, और इधर से सांस ले लेते हैं। तो ऐसे होता है। आप देखिए, तो जब कभी कभी आप लोग देखते हुए जब कभी कभी खाना खाते टाइम किसी से बात करने लगते हैं, तो ये सब जो होता है ये हम लोग खुद से नहीं करते हैं। अच्छा, खाना खा रहे हैं, इपोग्लोटिस इधर घूमो, फिर खाना चल गया, हाँ इधर घूम जाओ, ऐसा नहीं करते। ये सारा काम कौन करता है? माइंड करता है, दिमाग करता है, ब्रेन करता है ये सारा काम। तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं ना, तो क्या करता है, इपोग्लोटिस ब्रेन इसको कहता है कि अच्छा खाना जा रहा है, इधर घूमो, अच्छा खाना चल गया, अब इधर घूम जाओ। ये सब ब्रेन काम करता है। आप खाना खाते टाइम किसी से बात करने लगते हैं, आप लोग कभी कभी बात करने लगे तो माइंड बिजी हो जाता है। अब इपोग्लोटिस को समझ में नहीं आता है कि हम इधर घूमें या इधर घूमें। तो जब खाना खाते हैं और माइंड रहता है बिजी, और इपोग्लोटिस कहता है माइंड बताओ हम किधर जाए, ब्रेन से पूछता है, और वो रहता है किसी के याद में खोया हुआ रहता है। तो जब खोया हुआ किसी के याद में रहता है, और इसको घूमना चाहिए, खाना आ रहा है, और इसको घूमना चाहिए इधर, और घूम गया इधर, मान लीजिए कि दहिना घूम गया तो इधर चलाता है, इस वाले सांस वाला नली में चला आने लगता है। तो फेफड़ा कहता है अरे इधर तुम्हारा रास्ता नहीं, चलो। वो सबको हल्ला कर देता है, अब मारता है कस के, धक्का कस के मारता है, तो आप हिचकी आता है, ऐसे करता है। तो जब हिचकी आता है तो पूरा नाक मुंह माहे पान पूरा फेंक देता है खाना। अब देखता है गया कि नहीं, हाँ चल गया, नहीं गया तो फिर धक्का मारता है। तो थोड़े देर पर
ऐसे ऐसे करते रहते हैं, हिचकी आते रहता है। तो जब आप पानी पी लेते हैं तो पूरा खाना इधर चला आता है, खाने वाले नली में चला आता है। तो देखता है हाँ चल गया चल गया, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। और जब तक नहीं जाता है तब तक वो धक्का मारते रहता है, तब तक वो हिचकी आते रहता है। तो ये समझ में आया। अब देखिए नासा छेद, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस, एल्वेली। आप समझते हैं कि एल्वेली में ब्लड जो हीमोग्लोबिन होता है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में आगे प्रोसेस समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं एल्वेली में क्या होता है। एल्वेली ये है, एल्वेली ये है। श्वसन मार्ग बहुत समझा दिए, श्वसन तंत्र पूरा समझा दिए। अब एल्वेली में क्या होता है, एल्वेली में ब्लड रहता है, यहाँ से ब्लड रहता है, यहाँ ब्लड रहता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है। आपको तो पता है ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है। तो हीमोग्लोबिन जब भी सांस लेते हैं, जब भी ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जब भी लेते हैं तो हीमोग्लोबिन देखता है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ले लेता है और शरीर के पूरे कोशिका में पहुंचा देता है। कहता है तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, सबको दे देता है। हीमोग्लोबिन सबको दे देता है ऑक्सीजन और बदले में वहाँ से ले आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है और यहाँ पर फेंक देता है, एल्वेली में फेंक देता है, ठीक है, और फेंक देता है। तो फिर इसको फेफड़ा जो है इसको इधर से इस रास्ते से उसको बाहर निकाल देता है। तो उसको निकाल दिया तो फिर वहाँ पर भागता नहीं है हीमोग्लोबिन, फिर टुक टुक देखता है आ रहा ऑक्सीजन, फिर लिए ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन लिए। तो फिर ये ऑक्सीजन लेता है, आता है तो फिर इसको हीमोग्लोबिन फिर ले लेता है, उठा लेता है ऑक्सीजन को और पूरे शरीर में, शरीर के पूरे कोशिका में उसको फैला देता है, पूरे कोशिका दे देता है। कहते लो 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 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। और बदले में वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है और फिर आकर फेंक देता है, इसको एल्वेली में फेंक देता है। फिर इसको डायफ्राम इसको धक्का देता है फेफड़ा को, तो फिर इसको सांस को बाहर छोड़ देता है। समझ में आया। तो फिर वैसे ही आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर वो देखते रहता है आ रहा है ऑक्सीजन आ रहा है, फिर उसको ले। तो ऐसे काम करता है। तो श्वसन मार्ग जो श्वसन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है फेफड़ा में और एक होता है शरीर के कोशिका में होता है। तो वो एक फेफड़ा में होता है उसको कहते हैं बाह्य श्वसन, एक फेफड़ा में होता है उसको कहते हैं बाह्य श्वसन, और दूसरा जो होता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है और शरीर के पूरे कोशिका में ले जाता है और कोशिका में ले जाकर माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलने के दौरान वहाँ ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज और बनने के दौरान वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है, फिर इसको एल्वेली में फेंक देता है। तो जो क्रेब्स चक्र चलता है ये होता है आंतरिक श्वसन। तो श्वसन दो तरीके से होता है, एक बाह्य श्वसन जो फेफड़ा में होता है और एक आंतरिक श्वसन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। तो दो तरीके से श्वसन होता है। इतना समझ में आए। एक क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन किससे अट्रैक्टिव होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से अट्रैक्टिव होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड से। आप देखिए जब भी धुआं जहाँ होगा वहाँ धुआं अगर जहाँ होगा वहाँ आप चलेगा तो वहाँ आप सांस लिए तो सांस लीजिएगा तो इसको ऑक्सीजन को कहेगा हट हट ऑक्सीजन, और इसको ले लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेगा, धुएं को लेकर सब जगह फैला देगा, सब कोशिका में दे देगा, पूरा सेल में पहुंचा देगा। तो इससे आपको फिर चक्कर आने लगेगा और ऐसे मर जाइएगा। तो जहाँ भी धुआं हो वहाँ भूल कर भी मत जाइए। बहुत सारे देखिएगा ठंड के दिन में बहुत सारे लोगों को देखिएगा क्या करेगा कि वो कोयला को जला देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है, सो जाता है। तो इससे पूरे शरीर में वो धुआं फैला देता है हीमोग्लोबिन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव किससे होता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो वहाँ पे जहाँ भी धुआं हो वहाँ नहीं जाइएगा। तो क्या होता है, श्वसन दो तरह से होता है, एक होता है आंतरिक श्वसन, एक बाह्य श्वसन होता है। इतना समझ में आया। अब आगे जानते हैं कि क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। एक नॉर्मल इंसान कितना सांस ले सकता है, तो 500 ml सांस लेता है। आधा लीटर का जो बोतल होता है उतना ही सांस लेता है एक नॉर्मल इंसान, ठीक है, नॉर्मल मनुष्य लेता है। और टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब कि एक मनुष्य अधिकतम कितना सांस ले सकता है, तो 600 ml सांस ले सकता है। अब देखिए 1 मिनट में मनुष्य कितना सांस लेता है, तो एक नॉर्मल मनुष्य जो होता है 1 मिनट में वो 15 से 16 बार सांस लेता है 1 मिनट में। और जो सोया हुआ मनुष्य रहता है वो 12 बार सांस लेता है 1 मिनट में, क्योंकि वो सोया रहता है तो लंबा सांस लेता है ना, तो वो लंबा सांस लेता है, तो 1 मिनट में वो 12 बार सांस लेता है। और जो छोटा बच्चा रहता है ना वो 1 मिनट में 25 से 26 बार सांस ले लेता है, क्योंकि उसका छोटा रहता है, वो धक 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 ले लेता है, उसका फेफड़ा छोटा रहता है तो वो जल्दी जल्दी ले लेता है। तो एक बच्चा जो होता है वो 1 मिनट में 25 से 26 बार सांस लेता है, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अब समझते हैं कि ऑक्सीजन सांस लेने के मशीन समझते हैं। देखिए जब ऑक्सीजन के सिलेंडर, जब हम लोग पहाड़ पर जाते हैं ना, तो पहाड़ पर जाते हैं तो वो वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी मिला देते हैं, तो तब जाते हैं तो इस सांस लेते हैं। और समुंदर में जाते हैं तो समुंदर में ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिला देते हैं। ना समझ में आया। समुद्र की गहराई में जाते हैं 300 फीट नीचे जाते हैं तब लेते हैं ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिला देते हैं। समुद्र के गहराई में, समुद्र में गए तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेते हैं, गहराई में गए 300 फीट गए तो हीलियम मिला देते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि ऑक्सीजन क्यों नहीं लेते हैं, इसमें दूसरा गैस क्यों मिलाते हैं। इसलिए मिलाते हैं क्योंकि हमको शुद्ध ऑक्सीजन लेने की हैबिट नहीं है। तो शुद्ध ऑक्सीजन लेने की हैबिट नहीं है तो फेफड़े को चोट लग जाएगा, तो चोट लग जाएगा जिससे आदमी मर सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए हम लोग लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेते हैं। और पहाड़ पे जाते हैं तो नाइट्रोजन, और समुद्र में गए तो ऑक्सीजन के साथ सिलेंडर में हीलियम भी रहता है, तो वैसे सांस लेते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। अब समझते हैं आईसीयू क्या होता है। आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, ये क्या होता है। इसमें वैसे आदमी जाते हैं जो सीरियस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं वैसे आदमी जाते हैं। और इसमें 2 तरह के मरीज होते हैं, एक कम सीरियस होता है, एक बहुत सीरियस होता है। तो कम सीरियस जो मरीज होता है, कम सीरियस पेशेंट होता है, उसको ऑक्सीजन लगा दिया जाता है, ऑक्सीजन का मास्क लगा देता है, तो वो ऑक्सीजन लगा देता है तो वो खुद से सांस ले लेता है। और जो ज़्यादा सीरियस होता है वो पेशेंट सांस नहीं ले पाता है, तो उसको ना सांस नली में पाइप लगा देता है, पाइप के फेफड़ा में घुसा देता है और वहाँ से मशीन के द्वारा पंप कराया जाता है, जिससे वह सांस लेता है। तो वेंटिलेटर, उसमें मिलाया जाता है गैस, ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिला दिया जाता है, तब वो सांस लेता है। ज़्यादा सीरियस वाला जो पेशेंट होता है उसके लिए ये है। तो अच्छा समझ में आएगा। आईसीयू में जब भी आप जाइएगा तो देखिएगा वहाँ पे हमेशा डॉक्टर मिलेंगे, हमेशा नर्स मिलेंगे। तो ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। आई होप कि अच्छा समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।